भरोसा अगर खुदा पर है तो वही पाओगे जो किस्मत में लिखा होगा। कहा गया है दोस्तों कि भरोसा अगर खुदा पर है तो वही पाओगे जो किस्मत में लिखा होगा, और भरोसा अगर खुद पर करोगे तो खुदा भी किस्मत में वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। नमस्कार साथियों, राम राम खम्मा खणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। मैं दिनेश आजड़ा एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं। आप सभी को पता है कि बजट से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि आने वाला जो बजट होगा वो युवाओं के लिए होगा, आने वाला बजट है वो बेरोजगारों के लिए होगा। यानी कि इससे हमें एक संकेत मिला था कि आने वाले बजट के अंदर बहुत सारी भर्तियां हमें देखने को मिलेगी। हालांकि जब बजट जारी होता है, बजट सुनाया जाता है, तब निराशा हमारे सामने आई थी कि हमें सफाई कर्मचारी की भर्ती दिखाई गई, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में वापस से मुख्यमंत्री जी ने क्या है पुष्टि की है कि 1 लाख पदों पर क्या है भर्तियों की घोषणा होगी, और यह जल्दी होने वाली है। और इसके अंदर एक चर्चित भर्ती है अब की बार की 2023 की छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2023। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है कि सर छात्रावास अधीक्षक होता क्या है, इसके अंदर अगर हम छात्रावास अधीक्षक बन जाते हैं तो काम क्या करना पड़ता है, कौन छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम दे सकता है, इसकी योग्यता क्या है, और अगर हम छात्रावास अधीक्षक के पद पर चयनित हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की ओर से हमें सैलरी कितनी मिलती है और इसकी भर्ती कब आने वाली है, A to Z जानकारी है वो इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं दिनेश आजड़ा आपका स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आज जो हमारी डेली की 9 बजे वाली क्लास होती है चक्रव्यूह की सीरीज, जो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए है, भर्ती परीक्षा कोई भी हो प्रश्न वहीं से आते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो वो 9 बजे आज डेली होती थी, लेकिन आज इस सेशन के लिए वो क्लास नहीं हो पाई है, कल वापस 9 बजे आपके वो क्लास मिलेगी। तो नए साथी है वो भी हमारी इस क्लास के अंदर जुड़ सकते हैं घंटी वाला आइकन ऑन करके। अब बात करते हैं हम छात्रावास अधीक्षक की। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, इसके अंदर पूरा का पूरा जो बताने वाला हूं वो मैं मेरा अनुभव बताने वाला हूं। जैसा कि सर्वविदित मैं सांचौर से हूं, और हमारे एक कोई रिश्तेदार में ही है, वो क्या है हॉस्टल वार्डन बने हुए, काफी साल हो गए उनको हॉस्टल वार्डन के पद पर रहते हुए। और जब मैं सांचौर के दौरान पढ़ाई कर रहा था कॉलेज के अंदर, तो कुछ समय मेरा उनके साथ अटैचमेंट रहा है। मैं भी कभी हॉस्टल में जाता था, वो क्या काम वगैरह करते हैं, क्या करना पड़ता है, कितनी उनको सैलरी वगैरह मिलती है, वो सारा कुछ मैंने देखा है। तो विद एक्सपीरियंस में आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूं कि क्या कुछ होने वाला है। कोई भी कागजी रिपोर्ट यहाँ पे नहीं होगी, जैसा मैंने देखा है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और वही 100% सही होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, वन बाई वन देखिएगा। छात्रावास अधीक्षक की यहाँ पे 2 बार बात की गई है। अपने राजस्थान के अंदर जो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती निकलने वाली है ना, इसके अंदर छात्रावास अधीक्षक को 2 पदों की बात की गई है। एक तो दोस्तों सीट छात्रावास अधीक्षक का, दूसरा नाम हॉस्टल वार्डन है। जो दोस्तों हॉस्टल होते नहीं होते जहां पे आप पैसे दे के रहते हो, वो तो प्राइवेट हॉस्टल होते हैं, उसके हॉस्टल वार्डन होते हैं, वो आपसे फीस लेते हैं, फिर आपका रहना खाना खर्चा वगैरह कराते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट हॉस्टल, सरकार की ओर से कुछ दोस्तों योजनाओं के तहत हॉस्टल चलाए जा रहे हैं, जैसे बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी हॉस्टल वगैरह हो गए, ऐसे कुछ हैं, देवनारायण छात्रावास वगैरह, अलग अलग गवर्नमेंट की ओर से जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, एमबीसी वगैरह या दूसरे जो भी वर्ग है, एसटी एससी वगैरह, उनके लिए यानी कि पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से जो पिछड़े, उनके लिए गवर्नमेंट की ओर से फ्री हॉस्टल बनाए गए हैं। उनके अंदर बच्चों का रहना खाना सारा कुछ फ्री होता है। यहाँ तक कि मैंने तो देखा है बाल कटिंग भी फ्री होती है, साबुन वगैरह ये भी फ्री होता है, एक बार जूते भी दिए जाते हैं, सर्दियों में स्वेटर भी दिए जाते हैं, इतना कुछ मैंने वहां पे देखा है। तो उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट करने के लिए वहां पे एक वार्डन लगाया जाता है, उस हॉस्टल वार्डन को कहा जाता है छात्रावास अधीक्षक। उस पूरे हॉस्टल का मैनेजमेंट करने का काम वो करता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर इसके 2 पदों की बात की गई है। मतलब एक तो सीईटी 12वीं लेवल के अंदर भी छात्रावास अधीक्षक की भर्ती बताई गई है, यानी कि जो सीईटी 12वीं लेवल का एग्जाम दिया है वो भी छात्रावास अधीक्षक बन सकता है। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी दोस्तों छात्रावास अधीक्षक की क्या है भर्ती बताई गई है। लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है, ये फर्क क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जो सीईटी 12वीं लेवल छात्रावास अधीक्षक की भर्ती बताई गई है, ये राजस्थान का जो अल्पसंख्यक मामलात अधिनाश सेवा है ये कराएगा ये भर्ती। जबकि जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाली भर्ती बताई गई है, ये राजस्थान का जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है ये भर्ती कराने वाला है। और वो जो हॉस्टल वार्डन बने हुए वो इसके तहत है, सामाजिक अधिकारिता एवं जो न्याय अधिकारिता विभाग है इसके तहत बने हुए। और ये भर्ती हमारे राजस्थान में सीईटी के अंदर आई हुई है, 335 पदे वो इसके स्वीकृत हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यानी कि छात्रावास अधीक्षक के बारे में पूरी पूरी बात करूंगा। आप कहोगे सर ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग कौन सा है? वही जो आपके बीपीएल वालों को छात्रवृत्ति देता नहीं देता विभाग, वो छात्रवृत्ति भेजने वाला जो विभाग है ना, यही वो विभाग है। यही क्या है, छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है, इसी के तहत निकलती है, इसी के अंडर में छात्रावास अधीक्षक है वो काम करता है। तो क्या सर इससे पहले भी कभी राजस्थान के अंदर छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आई थी?
तो दोस्तों ऐसा हुआ तो नहीं है, हालांकि छात्रावास अधीक्षक तो बने, लेकिन अलग से कोई छात्रावास अधीक्षक की भर्ती नहीं आई थी। 2016 के अंदर ग्राम सेवक की भर्ती आई थी, उस ग्राम सेवक के अंदर ही छात्रावास अधीक्षक के कुछ पद थे। जैसे अब की बार जैसे ये पटवारी की भर्ती आई थी, आप सभी को पता है, तो पटवारी के अंदर ऊपर कुछ राजस्व अधिकारी वगैरह के ऐसे कुछ पद शामिल थे, यानी कि जो हाई रैंक में आएंगे वो बनेंगे, नीचे वाले पटवारी बन जाएंगे। तो ऐसे ही ग्राम सेवक 2016 की भर्ती में ऐसा हुआ था, उसमें भी लगभग, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगभग 300 350 के आसपास क्या है छात्रावास अधीक्षक के पद थे। तो पहले भी भर्ती आ चुकी है, और लेकिन वो क्या है ग्राम सेवक के साथ में थी, अलग से नहीं थी। ठीक है, बात करते हैं आगे की इसकी योग्यता क्या है। तो दोस्तों अभी तो देख लो, सीईटी पास होनी चाहिए आपकी, जिनको 12वीं लेवल छात्रावास अधीक्षक में जाना है उनको 12वीं लेवल सीईटी पास होनी चाहिए, जिनको ग्रेजुएशन लेवल छात्रावास अधीक्षक में जाना है उनकी ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी पास होनी चाहिए। लेकिन पिछली बार दोस्तों आरएससीईटी मांगी गई थी, इस बार अभी आरएससीईटी का पहले से कुछ नहीं कहा गया है, पहले से अभी तक आरएससीईटी का कुछ नहीं कहा है, लेकिन हो सकता है हमारे से आरएससीईटी मांगी जाए, तो आप चाहे तो अपनी सुविधा के लिए आरएससीईटी कर लो, या आपके काम आएगी। एलडीसी में आरएससीईटी मांगी जाएगी तो वहां काम आएगी। आरएससीईटी गवर्नमेंट नौकरी लेने के लिए हमारे लिए जरूरी है, तो ये कोर्स आप कर लो, बाकी कुछ है नहीं। एज लिमिट की बात करें तो उस समय क्या है 21 से 40 वर्ष एज मांगी गई थी, अब की बार कितनी मांगी जाती है ये दोस्तों जब नया नोटिफिकेशन आएगा ना तब पता चलेगा। तो दोबारा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब मैं वापस आपको इस भर्ती के बारे में पूरी की पूरी है वो जानकारी देने लाइव आऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिएगा अब सीईटी ग्रेजुएशन वाली है ना, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देके जो छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम पास करेगा दोस्तों, वो सेकंड ग्रेड के बराबर माना जाएगा। किसके बराबर? बहुत ही अच्छी भर्ती है भाई, पूरा बताने वाला हूं A to Z, मैंने महसूस किया है वहां रहकर। ठीक है, तो ये दोस्तों सेकंड ग्रेड की भर्ती मानी जाएगी। सेकंड ग्रेड की भर्ती का जो पे ग्रुप है वो पे ग्रुप कितना होता है? 2400 पे ग्रुप होता है, यानी कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो लगभग 20,000 के आसपास आपको पेमेंट दिया जाएगा। 2 साल तक आपका 20,000 के आसपास पेमेंट रहता है प्रोबेशन पीरियड में, ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद आपके पेमेंट के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि नौकरी लगते ही आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 20,000 रुपए दोस्तों सैलरी रहने वाली है। अब काम की बात करते हैं, जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं कि इसके अंदर हमें काम क्या क्या करना पड़ता है। तो कोई फिक्स काम नहीं है, सामाजिक फिक्स काम एक है, वो पहले बता देता हूं। हॉस्टल वाला फिक्स काम है, आपकी जहां पे भी ड्यूटी लगी आपको एक हॉस्टल आवंटित किया जाएगा। उसी हॉस्टल के अंदर आपका अलग से एक क्या होगा, कैबिन होगा, आपको वहीं पे रहना होगा, वहीं पे खाना है आपको, और वहीं पे सारा कुछ करना है, वहीं पे बच्चों का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। यानी कि हॉस्टल होगा, हॉस्टल के अंदर ही बच्चे रहेंगे, किसी में 50 सीटें होती, किसी में 100 होती, किसी में 40, जितनी भी, तो वहां पे वो बच्चे रहेंगे, आपका उन बच्चों को मैनेजमेंट करना है। इसके लिए हॉस्टल के अंदर ही आपका एक अलग से ऑफिस होगा, आपकी एक अलग से रसोई होगी, और आप नियुक्त करेंगे कि हॉस्टल में खाना बनाने के लिए कौन आएगा। स्कूल में होता है ना, आंगनबाड़ी में खाना बनाने आती करती है, तो वही सिस्टम है, बच्चों के लिए खाना बनाने आएंगे। आप हॉस्टल के अंदर बच्चों को सब्जी ला के देंगे। गेहूं है या नहीं है, पहले क्या है, पहले आटा आया करता था, अब गेहूं आने लगे, तो पीछे से गेहूं आएंगे, तो वो आप उसको गेहूं को पिसवा के आटा ला के हॉस्टल में देंगे। मतलब पूरा मैनेजमेंट करना, सब्जी ला के देना है, अगर कोई किराना का सामान है वो कम पड़ रहा है, दूध दिया जाता है बच्चों को सुबह सुबह नाश्ते के अंदर, तो वो सारा दूध कहां से लाना है, वापस उसका वित्तीय लेखा जोखा रखना है, कितने रुपए का दूध लाया, क्या लिया, एक महीने के अंदर कितना खर्च हुआ है आपका, वो सारा का सारा आगे आपका जो उच्च अधिकारी है उसको क्या करना, उसको पूरी रिपोर्ट देना। यानी कि हॉस्टल का पूरा मैनेजमेंट करना, आपको हॉस्टल के अंदर ही रहना होगा। वहां पे बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं करे, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और उनके खाने पीने की रहने की सुविधा आपको करनी है। हॉस्टल में कोई बात की कमी नहीं होनी चाहिए, ये आपका हॉस्टल के मैनेजमेंट का काम रहता है, हॉस्टल वार्डन का। ये दोस्तों मेरे कहने में लग रहा होगा कि आटा लाना, ये करना, फलाना वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल सा काम है, बेसिक दिनचर्या है, ऐसा कुछ नहीं। आटा डेली कोई लाना नहीं है, गेहूं डेली लानी नहीं है, 4 बोरी लाए, लो भाई पिसाओ और खाओ। और अधिकांश तो ये होता है कि एक बच्चे को अगर अपन जिम्मेदारी देते तो वो आराम से निभा लेता है। जैसे राजस्थान में आजकल लाइब्रेरियां देखो, लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी का मालिक 24 घंटे बैठा रहता है क्या? नहीं, एक किसी बच्चे को चाबी दे दी जाती है कि तुम सुबह जल्दी आएगा, खोल लेना, सबसे लेट जाए तो बंद करके जाना। लाइब्रेरी अपने आप से चलती रहती है, मालिक कहाँ है, कैसे फीस लेने आता है। तो वैसे ही आप एक बार अगर किसी एक अच्छे विश्वास पात्र बच्चे को कह दोगे कि भाई तुझे, हालांकि ये बात गलत है, आपका काम आप खुद करना चाहिए, आप बच्चों से नहीं करा सकते, अनलीगल है, लेकिन एक मतलब आपकी सोच ऐसी ना हो जाए कि यार हार्ड काम है, इसलिए मैं ये ऐसा कह रहा हूं। उसके अलावा हॉस्टल वार्डन का काम तो आपको करना ही है, उसके अलावा भी दोस्तों कुछ काम आपको करने पड़ते हैं। जैसे सामाजिक अधिकारिता विभाग की जो भी योजनाएं आएगी ना,
जैसे पालनहार योजना है, इनकी जो अनाथ बच्चे हैं उनको पैसे वगैरह मिलते हैं। ऐसी जो भी सामाजिक अधिकारिता विभाग की जितनी भी योजनाएं आएगी उनसे संबंधित कुछ कार्य भी आपको आवंटित किए जाएंगे, वो काम भी आपको करने पड़ेंगे। जैसे ये योजना आई है पालनहार, तो आपके आसपास के जो भी है लोग अनाथ लोग हैं तो उनको आप पालनहार योजना के अंदर जोड़ो, और सरकार की जो भी योजना है उनसे आप क्या है उनको लाभान्वित कराओ वगैरह, ये कार्य आपका रहेगा। हो सकता है कुछ लोग जो आएंगे आपके पास हॉस्टल के अंदर ही आएंगे कि लो भाई हमारे ये पालनहार योजना के अंदर ये मिस्टेक हो गई है, ऐसा ये क्यों नहीं रहता, आपको उसको चेक करना होगा। इसके लिए आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाएगी पूरी की पूरी। आप बताएंगे कि भाई आपके ये समस्या है, जन आधार लिंक नहीं है, आधार लिंक नहीं है, वो उनकी समस्या आप बताएंगे, वो वापस ई मित्र पे जाके उनको सही करेंगे, ये कुछ आपका काम रहेगा। इसके अलावा चुनाव में मैंने देखा है कि सामाजिक अधिकारिता विभाग, आप सभी को पता हो तो जो विकलांग वगैरह होते हैं ना, तो वोट देने के लिए कुर्सियां वगैरह पहुंचाना करना, ऐसा कुछ काम रहता है। वो चेयर होती है ना हॉस्पिटल वाली, जिसको विकलांग व्यक्ति बैठता है फिर वो खींच के ऐसे लेके जाते हैं। तो चुनाव हो गया है और किसी मतदाता जो सेंटर है, मतदाता केंद्र के ऊपर क्या मतदान केंद्र पर विकलांग के लिए कोई कुर्सी वगैरह नहीं है, तो ये सारा बजट है वो सामाजिक अधिकारिता विभाग के तहत आता है। आपके हॉस्टल के अंदर वो सारी कुर्सियां आएगी और आपको जिम्मेदारी दी जाएगी कि भाई उस मतदाता केंद्र के ऊपर वहां पे कुर्सी नहीं है, आप जाओ और वहां पे क्या करो, ये कुर्सियां पहुंचाओ। तो ये कुछ ऐसा काम आपका रहता है। इसके लिए आपको अतिरिक्त भत्ता मिलता है, यूं नहीं कि 20,000 में सारा कुछ करना। 20,000 आपको हॉस्टल का मिल रहा है, अन्य जो भी काम वगैरह आएंगे उसके लिए आपको छोटा मोटा अन्य भत्ता है वो मिलता है। तो कुल मिला के मैं एक शब्द के अंदर जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो बहुत ही अच्छी भर्ती है। इस भर्ती के तहत आप हॉस्टल में रहेंगे। ये कार्य तो चुनाव वाला काम सिर्फ चुनाव में आएगा, 5 साल में एक बार आएगा। योजनाएं आई है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार महीने में अपने जो उच्च अधिकारी है उसके पास जाना पड़ेगा। इससे अच्छा और कोई दूसरा काम होता नहीं है। आप आराम से, आपको पर्सनली ऑफिस मिलता है, ये आपका वार्ड हो गया और ये हॉस्टल हो गया, ठीक है। तो आप अपने वार्ड में बैठे बैठे आराम से अपने अगली भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल का मैनेजमेंट इतना कोई कठिन काम नहीं है, आप आराम से हॉस्टल का मैनेजमेंट करो और अपने आरएस की तैयारी भी साथ साथ में कर सकते हो। मैंने ऐसे बहुत से लोग भी देखे हैं जो हॉस्टल वार्डन बने हुए हैं, हॉस्टल वार्डन के पद पर कार्यरत है, वो अपने हॉस्टल में रहते हैं, बच्चों का हॉस्टल का मैनेजमेंट करते हैं और दूसरा जो भी गवर्नमेंट उनको काम अलॉट करती है वो कर लेते हैं, और साथ साथ में आरएस की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहूं तो जॉब बहुत ही अच्छी है, आप बस आज से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। भर्ती कब आने वाली है, तो जो नया बजट है इसके अंदर देखो 300 350 पद तो आपके स्वीकृत हो चुके हैं, और भी बजट की घोषणा होगी तो क्या है आपको और भी पद हो सकता है इसके अंदर देखने को मिले, और बड़ी अच्छी भर्ती, आप तैयारी स्टार्ट कर दो। सिलेबस की बात करें तो वही राजस्थान का जीके है, जो सीईटी के अंदर आपका सिलेबस है उसी को आप क्या करो, कंटिन्यू पढ़ते रहो। बाकी आगे देखा जाएगा कि इसका वो जो 100% पता है कि क्या कुछ रहने वाला है वो नए सिलेबस के अंदर पड़ेगा। तो मैं दिनेश आजना अब तो आपसे अलविदा चाहूंगा। उम्मीद है कि छात्रावास अधीक्षक के बारे में आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ समस्याएं भी रही है तो उसका समाधान करना मेरा परम कर्तव्य है, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे कि और इसमें क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है। अगर मुझे लगा कि हाँ ये सभी बच्चों की समस्या है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आपको इसकी जानकारी भी जरूर दूंगा। और कल 9 बजे सुबह वापस आपकी क्लास के अंदर मिलेंगे, इसे ना भूलना। तो फिलहाल तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।